हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में बिहार दरोगा का सेट मारते ये सेट संख्या 24 है। इससे पहले हम 23 सेट अपलोड कर चुके हैं। यदि आप वो नहीं देखें तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो देखिए, सेट बनाने का उद्देश्य एक ही है कि आपका इस सेट में करंट का आपको लगभग करंट का जो क्वेश्चन पूछा जाता है दरोगा में, लगभग आपको 20 क्वेश्चन आपको करंट से मिल जाएगा। हर एक सेट में मैंने 20 क्वेश्चन करंट का बताया हुआ है, तो आप वो सेट जाके ज़रूर देखें, आपको ज़रूर कुछ ना कुछ सीखने के लिए मिलेगा। ये सेट संख्या 24 है। इससे पहले 23 सेट अपलोड कर चुके हैं, आप ज़रूर जाके उसको देख सकते हैं। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये वीडियो देखने के बाद आप वो सेट ज़रूर देखें टाइम टाइम पे, ताकि आपका रिवीजन होता चला जाए। इसको सेट में 20 टोटल करंट का क्वेश्चन है। उसके बाद हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस और उसके बाद बिहार से रिलेटेड भी बहुत सारा क्वेश्चन दिया हुआ है, तो आपका एक तरह से रिवीजन हो जाएगा। आप इसे ध्यान से देखिए। उसके बाद इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बनता है वो भी इसमें बता देते हैं। तो आइए देखते हैं सेट संख्या 24। आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद आकस्मिकता निधि से संबंधित है? तो आकस्मिक निधि से जो है कौन सा आर्टिकल जो है संबंधित, ऑप्शन देख लीजिए। आर्टिकल 265, आर्टिकल 266, आर्टिकल 267, आर्टिकल 263। तो आकस्मिक निधि से जो है संबंधित है, ये आर्टिकल 263 संबंधित है। बात करें आकस्मिक निधि का गठन का, इसका गठन भारत की आकस्मिकता अधिनियम 1950 के द्वारा इसका गठन किया गया था। इसका देख-रेख जो है वित्त सचिव करता है। उसके बाद इसमें अभी फ़िलहाल में आकस्मिक निधि में टोटल 30,000 करोड़ रुपया है। पहले जो है 600 करोड़ ही था 2022 तक। 2022 के बाद इसका बढ़ा दिया गया, 30,000 करोड़ तक इसमें रखा जाता है। 30,000 करोड़ इसका आकस्मिक निधि का में पैसा रखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। देखिए, उससे पहले आप लोग से छोटा-सा रिक्वेस्ट है कि जो भी न्यू स्टूडेंट इस चैनल पे पहली बार आएँ, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर कर दें, ताकि उसको भी पता चले कि बिहार दरोगा का सेट लगाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। निम्न में से किस आयोग या समिति की सिफारिश पर भारत में अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना की गई? तो अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना जो की गई थी, किस आयोग या समिति की सिफारिश पे भारत में किया गया था? ऑप्शन देख लीजिए। पुंछी आयोग है, राजमन्नार आयोग है, कोठारी आयोग है, सरकारिया आयोग है। तो अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना जो है, ये सरकारिया आयोग की सिफारिश पे किया गया था। और कब किया गया था? 1990 ईस्वी में। आप इसे भी याद रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा मतदान की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किया गया था? तो किस संविधान संशोधन के द्वारा जो है 21 वर्ष से घटा के 18 वर्ष कर दिया गया था? काफ़ी बार बताए हुए भी थे, पहले भी सेट में आया हुआ था। याद रखिएगा, डायरेक्ट 61वां संविधान संशोधन। ठीक है। उसके बाद बात करें कि ये कब हुआ था? 1989 ईस्वी में, जिसमें लोकसभा एवं विधानसभा में जो मतदाता वोट करते हैं उसका उम्र 21 वर्ष से घटा के 18 वर्ष कर दिया गया था। अब ये कब किया गया था? 1989 ईस्वी में 61वां संविधान संशोधन में। आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है? तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जो है कौन सा शब्द उल्लेखित नहीं है? ऑप्शन देख लीजिए। अखंडता है, लोकतंत्रात्मक है, पंथनिरपेक्ष है, संघीय है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संघीय शब्द जो है प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है। बाकी अखंडता, लोकतंत्रात्मक, पंथनिरपेक्ष जो है प्रस्तावना में उल्लेखित है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है? तो भारतीय संविधान में जो है मौलिक कर्तव्य टोटल 11 मौलिक कर्तव्य है, जो इसमें से कौन सा नहीं है? ऑप्शन देख लीजिए। वैज्ञानिक दृष्टिकोण की भावना का विकास, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा, संविधान का पालन तथा इसके आदर्शों का सम्मान, आम चुनावों में मतदान। तो आम चुनावों में मतदान में जो है ये मौलिक कर्तव्य हमारा नहीं है। बात करें मौलिक कर्तव्य की, ये भाग 4 में दिया गया है। भाग 4 में 4A में बात करें, आर्टिकल 51A में इसकी चर्चा है। टोटल 11 मौलिक कर्तव्य है। इसको 42वां संविधान संशोधन 1976 ईस्वी में जोड़ा गया था। जब जोड़ा गया था तभी 10 ही मौलिक कर्तव्य था, और 86वां संविधान संशोधन हुआ था, उसमें एक मौलिक कर्तव्य और जोड़ा गया था, जो था 6 से 14 वर्ष के बच्चे को मुफ्त शिक्षा देने का प्रावधान। ठीक है, तो आप इतना याद रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। लोक लेखा समिति समीक्षा करती है। तो लोक लेखा समिति जो है यह किसकी समीक्षा करती है? ऑप्शन देख लीजिए। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन की, भारत की संचित निधि की, भारत के लोक लेखा की, भारत की आकस्मिकता निधि की। तो लोक लेखा समिति जो है ये नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन की समीक्षा करती है। बात करें लोक लेखा समिति की, इसमें टोटल जो है 22 सदस्य होते हैं, जिसमें से लोकसभा के 15 सदस्य और राज्यसभा के 7 सदस्य होते हैं। और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की आर्टिकल का करें, सीएजी का आर्टिकल 148 है। ठीक है, आप इसे भी याद रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर अब 7 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7।
नीचे दिए गए तथ्यों पर ध्यान दीजिए। देखिए, पहला तथ्य है भारत के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुकुमार सेन थे। भारत की पहली महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त वी.एस. रमा देवी थी। तो दोनों कथन सही है। तो दोनों कथन सही है, तो 1 और 2 दोनों सही है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त जो थे वो सुकुमार सेन थे, और भारत की पहली महिला चुनाव आयुक्त जो थी वी.एस. रमा देवी थी। तो आप इसे याद रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में विधान परिषद नहीं है? तो विधान परिषद नहीं है, तो नहीं देख लेते पहले। तमिलनाडु में जो है विधान परिषद नहीं है। 6 राज्यों में जो है विधान परिषद है। किन किन में देखिए, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, 3 तो हो गया। उसके बाद यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, ये 6 राज्य में जो है विधान परिषद है। ये क्वेश्चन काफ़ी बार आया हुआ था सेट में, तो इसलिए बता दिए। आइए क्वेश्चन नंबर अब 9 देखते हैं। यदि आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। आइए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं अब। निम्नलिखित में से कौन हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के संस्थापक सदस्यों में से एक थे? ऑप्शन देख लीजिए, राम प्रसाद बिस्मिल है, लाला लाजपत राय है, सूर्य सेन है, जतेंद्र नाथ मुखर्जी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राम प्रसाद बिस्मिल जो है इसके संस्थापक सदस्यों में से एक था। बात करें इसकी स्थापना की, HRA की स्थापना की, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना की। इसकी स्थापना अक्टूबर 1924 ईस्वी में किया गया था। इसके अध्यक्ष जो थे सचिंद्र नाथ सन्याल थे। ठीक है, आप इसे भी नोट डाउन कर सकते हैं या याद रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो भारत में जो पुर्तगाली शक्ति का जो वास्तविक संस्थापक जो है कौन था? ऑप्शन देख लीजिए, वास्को डी गामा है, अलबुर्क है, बार्थोलोम्यूओ डायज है, फ्रांसिस्को द अल्मोरा है। तो भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक जो है अलबुर्क था। ठीक है, अलबुर्क जो है इसके टाइम पीरियड जो है 1509 से 1515 ईस्वी के बीच में ये भारत में रहा था, और 1510 ईस्वी में जो है ये गोवा को जीता था। तो इसलिए इसको वास्तविक संस्थापक के रूप में जाना जाता है पुर्तगालियों का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, ब्रिटिश भारतीय राज क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार हुआ था। तो ब्रिटिश जो भारत पर राज कर रहे थे, तो अंतिम भारतीय राज क्षेत्र का प्रमुख विस्तार किया था, कौन किया था अंतिम? ठीक है, ऑप्शन देखिए, डफरिन के समय, डलहौजी के समय, लिटन के समय, कर्जन के समय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डफरिन के समय जो है भारत का अंतिम बार राज क्षेत्र का विस्तार हुआ था। तो कौन सा हुआ था? देखिए, 1885 ईस्वी में जो है तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ था, और 1 जनवरी 1986 ईस्वी को बर्मा को जो है भारत में मिला लिया गया। इसके बाद जो है भारत का विस्तार, राज क्षेत्र का विस्तार नहीं हुआ था। तो अंतिम जो प्रयास था ये डफरिन का था, और लास्ट जो है बर्मा को जो भारत में मिलाया गया था। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, 1857 के इलाहाबाद विद्रोह का नेता निम्न में से कौन था? तो 1857 का क्रांति हुआ था, इसमें इलाहाबाद का प्रमुख नेता कौन था? ऑप्शन देख लीजिए, नाना साहब है, तात्या टोपे है, मौलवी लियाकत अली है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा मौलवी लियाकत अली। और 1857 में इलाहाबाद विद्रोह को जो समाप्त किया था, इनका नाम था कर्नल नील ने इसको समाप्त किया था। आप इसे भी नोट डाउन कर सकते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर अब 13 देखते हैं। यदि आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, निम्नलिखित में से किस सत्याग्रह आंदोलन में गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया? तो प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया, तो ऑप्शन देख लीजिए, राजकोट सत्याग्रह है, खेरा आंदोलन है, वाइकोम सत्याग्रह है, असहयोग आंदोलन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा वाइकोम सत्याग्रह में जो है गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया था। ये वाइकोम सत्याग्रह था क्या? ये मंदिर प्रवेश सत्याग्रह था। मंदिर में प्रवेश करने के लिए एक आंदोलन चलाया गया था। ठीक है, तो वाइकोम सत्याग्रह में जो गांधी जी प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिए थे। बाकी में राजकोट सत्याग्रह, खेरा आंदोलन, असहयोग आंदोलन में जो है गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग लिया था। एक बात और, हाँ, यदि आपको इसका PDF चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से जुड़िए, आपको इसका PDF मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। सर्वाधिक ऋग्वेदिक सूक्त किस देवता को समर्पित है? ऑप्शन देखिए, अग्नि को, इंद्र को, रुद्र को, विष्णु को। तो सर्वाधिक ऋग्वेदिक सूक्त जो है, सर्वाधिक बार चर्चा जो है ये इंद्र का किया गया है। तो इंद्र का जो है 250 बार चर्चा किया गया है। अग्नि को जो है 200 बार चर्चा किया गया है। और सर्वाधिक लोकप्रिय देवता भी इंद्र थे, लोकप्रिय देवता, और दूसरा लोकप्रिय देवता जो है अग्नि थे। आप इसे भी याद रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, प्राचीन काल में तीर्थंकर शब्द संबंधित है। तो तीर्थंकर शब्द जो है संबंधित है किससे? ऑप्शन देखिए, बौद्ध से, जैन से, ईसाई से, हिंदू से। तो तीर्थंकर शब्द जो है जैन धर्म से संबंधित है। टोटल जो है जैन धर्म में 24 तीर्थंकर थे, और पहला तीर्थंकर जो है ऋषभदेव थे, और लास्ट तीर्थंकर महावीर स्वामी थे। आप इसे भी याद रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, निम्न में से कौन से विद्वान कनिष्क के दरबार से संबंधित नहीं थे? तो कनिष्क के दरबार से जो है कौन सा विद्वान संबंधित नहीं थे? तो नहीं देख लेते हैं। पतंजलि जो है कनिष्क के दरबार से संबंधित नहीं थे। ये जो थे शुंगकालीन विद्वान थे। ठीक है, बाकी अश्वघोष, चरक और नागार्जुन जो है कनिष्क के दरबार से संबंधित थे। आइए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। देखिए,
निम्नलिखित राजवंशों में से किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ है? तो संगम साहित्य में जो है 3 ही राजवंश का उल्लेख हुआ है, चोर, चेल, पांड्या। चोर, चेल, पांड्या का यही 3 गो का राजवंशों का उल्लेख किया गया है। ये कदम का उल्लेख नहीं किया गया है, तो नहीं पूछा जा रहा है, तो कदम हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, मोहम्मद गोरी को सबसे पहले किसने पराजित किया था? तो मोहम्मद गोरी को जो है सबसे पहले किसने पराजित किया था? तो ये भीम द्वितीय ने पराजित किया था। भीम द्वितीय जो राजा थे, ये पाटन क्षेत्र के राजा थे, जो गुजरात में पड़ता है। और कब पराजित किया था? तो मोहम्मद गोरी के दूसरा आक्रमण जो हुआ था 1178 ईस्वी में, जिसमें बुरी तरीका से मोहम्मद गोरी को पराजित किया गया था। और मोहम्मद गोरी का पहला आक्रमण जो था 1175 ईस्वी में था और मुल्तान के विरुद्ध में था। आप इसे भी नोट डाउन या सुन अच्छे से याद रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान नहीं दिया? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, कुतुब मीनार से काफ़ी बार क्वेश्चन पूछता है। देखिए पूछा जा रहा है किसने प्रसिद्ध कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान नहीं दिया था। पहले नहीं देख लेते हैं। देखिए गियासुद्दीन तुगलक जो है, ये इसका कोई योगदान नहीं है कुतुब मीनार के बनाने में। बात करें कुतुब मीनार के प्रारंभ का, इसका प्रारंभ कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। उसके बाद इसको पूरा करवाया था इल्तुतमिश ने। उसके बाद एक बिजली गिरी थी चौथी मंजिल पे, तो काफ़ी हानि हुआ था, तो चौथा मंजिल को और 2 मंजिल और बनाया गया था इस पर। इसका काम पूरा किया था फिरोज शाह तुगलक ने। तो आप पीछे नोट डाउन कर सकते हैं या याद रख सकते हैं। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है कुतुब मीनार वाला, काफ़ी बार पूछा भी जाता है ये क्वेश्चन। आइए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 20, कृषकों की सहायता के लिए मध्यकालीन भारतीय शासक ने कबूलियत एवं पट्टा की व्यवस्था प्रारंभ की थी। तो काबूलियत एवं पट्टा की व्यवस्था जो है किस शासक ने प्रारंभ की थी? ऑप्शन देख लीजिए, जहांगीर है, अलाउद्दीन खिलजी है, शेरशाह सूरी है, अकबर है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शेरशाह सूरी ने जो है काबूलियत एवं पट्टा व्यवस्था आरंभ की थी। ये था क्या कि किसानों को जो है काबूलियत एवं पट्टा दी जाती थी, उसी में लिखा होता था आपको कितना कर देना है शासक को, ठीक है। तो यही था काबूलियत एवं पट्टा व्यवस्था। तो किसने शुरू किया था? शेरशाह सूरी ने। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस शासक ने तीर्थ यात्रा कर समाप्त किया था? तो तीर्थ यात्रा कर जो समाप्त किया था ये अकबर ने किया था। कब किया था? याद रखिएगा 1563 ईस्वी में तीर्थ यात्रा कर समाप्त किया था। बात करें अकबर का और भी था, 1562 ईस्वी में इसने दास प्रथा का अंत किया था और 1564 ईस्वी में इसने जजिया कर को भी समाप्त कर दिया था। आइए क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो विश्व स्वास्थ्य संगठन का यानी WHO का मुख्यालय कहाँ पे है? तो आप कई बार ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय जो है जेनेवा में है। बात करें WHO की स्थापना का, इसका स्थापना 7 अप्रैल 1948 ईस्वी में किया गया था। अभी टोटल जो है WHO में 194 देश इसमें हैं। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, भारत का स्टैच्यू ऑफ यूनिटी किस राज्य में स्थित है? तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो है किस राज्य में स्थित है? तो ये गुजरात राज्य में स्थित है, ठीक है। बात करें इसकी ऊंचाई की, तो इसकी ऊंचाई 182 मीटर है। और किस कंपनी ने इसे बनाया था? इसे लॉर्सन एंड ट्रूबो कंपनी ने बनाया था। लॉर्सन एंड ट्रूबो कंपनी ने इसका निर्माण किया था। बात करें इसके शिल्पकार का, इसको शिल्पकार कौन किया था? इनका नाम था राम वी सुतार थे। इसका राम वी सुतार इनके चित्र शिल्पकार थे। बात करें स्टैच्यू ऑफ यूनिटी सरदार वल्लभ भाई पटेल से संबंधित है, उन्हीं का प्रतिमा बनाया गया है। आई क्वेश्चन नंबर अब 24 देखते हैं, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। यदि आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को जरूर आप लोग सब्सक्राइब कर दें। देखिए इसका PDF चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। देखिए बुकर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन कौन है? तो बुकर पुरस्कार जीतने वाली जो है प्रथम महिला कौन थी? तो इनका नाम था अरुंधति रॉय। काफ़ी ये फेमस उपन्यासकार हैं, ठीक है। तो इनको 1997 ईस्वी में बुकर पुरस्कार मिला था। किसके लिए दिया गया था? इसका उपन्यास का नाम था द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। इसी के पे इसे बुकर पुरस्कार दिया गया था। और बात करें किरण देसाई को भी बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है 2006 में। इनको दिया गया था द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस, इनके उपन्यास पे दिया गया था। आइए क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। विश्व मरुस्थलीय और सूखा रोकथाम दिवस किस दिन को मनाया जाता है? तो विश्व मरुस्थलीय और सूखा रोकथाम दिवस जो है किस दिन मनाया जाता है? 17 जून को यह मनाया जाता है। 17 जून को याद रखिएगा डायरेक्ट। बात करें 22 अप्रैल को जो है पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। 22 मई को जो है अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। बाकी ये सभी डेट आप याद कर रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी की स्थापना जो है ये 1957 ईस्वी में किया गया था। बात करें इसका मुख्यालय का, इसका मुख्यालय है ऑस्ट्रिया के वियना शहर में इसका मुख्यालय है। आइए क्वेश्चन नंबर अब 27 देखते हैं। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। देखिए वारली लोक चित्रकारी किस राज्य की लोक कला का एक रूप है? तो वारली जो है किस चित्रकारा जो है किस राज्य का लोक कला का एक रूप है? तो ये महाराष्ट्र का जो है एक लोक कला का एक रूप है। बात करें मधुबनी चित्रकारा का जो बिहार से संबंधित है,
उसके बाद फुलकारी चित्रकला, ये पंजाब से संबंधित है। आप इसे नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये सब। फुलकारी चित्रकारी ये पंजाब से संबंधित है। पट्टचित्र जो है ये उड़ीसा से संबंधित है। आप इसे भी नोट डाउन कर सकते हैं क्योंकि ये सब पूछा जाता है आपके एग्जाम में। आइए क्वेश्चन नंबर अब 28 देखते हैं। देखिए, भारत के पहले सफल परमाणु परीक्षण का कोड नाम क्या था? तो भारत का पहला सफल परमाणु परीक्षण जो है 18 मई 1974 ईस्वी में पोखरण में किया गया था। पोखरण जो है राजस्थान में। याद रखिएगा, डेट याद रखिएगा, 18 मई 1974, क्योंकि अब डेट के साथ पूछा जाता है। उसके बाद इनका कोड नाम क्या था? इनका कोड नाम जो था स्माइलिंग बुद्धा था। स्माइलिंग बुद्धा, यहाँ पे लाफिंग बुद्धा भी दिया हुआ है, तो लाफिंग बुद्धा नहीं, स्माइलिंग बुद्धा इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करें कि ऑपरेशन शक्ति जो है दूसरा परमाणु परीक्षण हुआ था, उनका कोड नाम था ऑपरेशन शक्ति। आप लोग कमेंट करके बताइए कि ऑपरेशन शक्ति जो है कब किया गया था इनका परीक्षण। ठीक है, ऑपरेशन विजय तो कारगिल से संबंधित है, तो आप इसे भी याद रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, निम्नलिखित में से कौन एक राज्य दंडकारण्य क्षेत्र का भाग नहीं है? तो दंडकारण्य क्षेत्र का भाग नहीं है पूछा जा रहा है, तो नहीं है देख लेते। कर्नाटक नहीं है, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ ये है। तो ये था क्या कि इसका उल्लेख, दंडकारण्य क्षेत्र का उल्लेख जो है रामायण महाकाव्य में भी किया गया है, जो उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ में इसका स्थान है, इसका क्षेत्र है। आइए क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। भारत में पहली बार वन महोत्सव कब मनाया गया था? तो भारत में पहली बार जो वन महोत्सव जो है कब मनाया गया था? तो ये वन महोत्सव 1950 ईस्वी में मनाया गया था। इसकी शुरुआत 1950 ईस्वी में की गई थी। कृषि मंत्री जो थे के.एम. मुंशी के द्वारा इसकी शुरुआत किया गया था। और प्रतिवर्ष जो है 1 से 7 जुलाई की, प्रतिवर्ष जो है 1 से 7 जुलाई के बीच में जो है वन महोत्सव प्रतिवर्ष मनाया जाता है। आप इसे याद रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सी दूध देने वाली गाय की एक देसी नस्ल है? तो देसी नस्ल है एक गाय दूध देने वाली, इनका नाम है लाल सिंधी। लाल सिंधी आप याद रख सकते हैं, लाल सिंधी ये देसी नस्ल है दूध देने वाली गाय की। क्वेश्चन नंबर अब 32 देखते हैं। आप लोग को इसका पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, भारत का प्रथम राष्ट्रीय समुद्री पार्क स्थित है। तो भारत का प्रथम राष्ट्रीय समुद्री पार्क जो है कहाँ पे स्थित है? तो देखिए ऑप्शन देखिए, कच्छ की खाड़ी है, खंबात की खाड़ी में, लक्षद्वीप में, निकोबार द्वीप समूह में। तो भारत का प्रथम राष्ट्रीय समुद्री पार्क जो है ये कच्छ की खाड़ी में स्थित है, कच्छ की खाड़ी में। बात करें पहला समुद्री पार्क की स्थापना की, तो इसकी स्थापना 1982 ईस्वी में किया गया था। उनका क्षेत्रफल की बात करें तो 162.89 किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, राष्ट्रमंडल खेल 2022 में स्वर्ण पदक जीतने वाले जेरेमी लालरिनुंगा का संबंध किस खेल से था? तो ये जेरेमी लालरिनुंगा का संबंध जो किस खेल से था? ऑप्शन देख लीजिए, कुश्ती है, मुक्केबाजी है, भारोत्तोलन है, बैडमिंटन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारोत्तोलन से इसका संबंध है। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, यूएस ओपन 2022 पुरुष एकल का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता? तो यूएस ओपन 2022 में जो है पुरुष एकल खिताब जो किसने जीता था? इसका डायरेक्ट आंसर याद रखिए, कार्लोस अल्कराज ने जो है पुरुष एकल खिताब जीता था, जो स्पेन का खिलाड़ी है। बात करें राफेल नडाल की, ये भी स्पेन का खिलाड़ी है। ठीक है, उसके बाद नोवाक जोकोविच जो है सर्बिया देश का खिलाड़ी है। आप इसे भी याद रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट 2022 के अनुसार इंदौर को लगातार छठे वर्ष सबसे स्वच्छ घोषित किया गया, स्वच्छ शहर घोषित किया गया। दूसरे और तीसरे स्थान पर किस शहर को स्वच्छ घोषित किया गया? तो पहले स्थान पे तो इंदौर को किया गया था, इंदौर को, और दूसरे और तीसरे स्थान पे जो किसको किया गया? देखिए, दूसरे स्थान पे सूरत को किया गया और तीसरे स्थान पे नवी मुंबई को किया गया है। सूरत दूसरे स्थान, नवी तीसरे स्थान पे। बात करें, यह रिपोर्ट जो जारी करता है शहरी आवास मंत्रालय द्वारा यह रिपोर्ट जारी किया जाता है। आप इसे भी याद रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, क्वेश्चन नंबर 36, इंटरपोल महासभा की बैठक 2022 में कहाँ आयोजित किया गया था? इंटरपोल महासभा की जो बैठक 2022 में जो है ये नई दिल्ली में किया गया था। ये 90वीं बैठक था इंटरपोल का। इससे पहले जो है 2022 में तो किया ही गया था, इससे पहले जो है 1997 ईस्वी में भी भारत इंटरपोल की मेज़बानी कर चुका है। ठीक है, तो 1997 के बाद 2022 में किया गया है। जो 90वीं बैठक था उससे पहले 1997 ईस्वी में इंटरपोल की बैठक मतलब मेज़बानी कर चुका है। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 से पूर्वी जोन के किस जिले को सम्मानित किया गया? तो पूर्वी के जोन को किस जिले को सम्मानित किया गया है राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 से? ऑप्शन देखिए, पूर्वी चंपारण बिहार, तेजपुर असम, नामसाई अरुणाचल प्रदेश, इनमें से कोई नहीं। तो पूर्वी भाग में जो सम्मानित किया गया ये पूर्वी चंपारण को सम्मानित किया गया, जो बिहार में है। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए,
चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2022 से सम्मानित स्वांतो पावो का संबंध किस देश से है? तो स्वांतो पावो का संबंध जो है किस देश से है? तो इनका संबंध है स्वीडन से है। देखिए, जब आप इसका पीडीएफ लीजिएगा तो आप ऑप्शन भी जरूर पढ़िएगा। देखिए, कम टाइम में आपको 100 क्वेश्चन को कवर करवाना है, तो इस डायरेक्ट जो आंसर होता है उसको भी बताते चलते हैं और जो एडिशनल जानकारी होती है वो भी बताते चलते हैं। जिसमें ऑप्शन बताने का बहुत जरूरी होगा उसमें ऑप्शन भी आपको बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, उदार शक्ति सैन्य अभ्यास का आयोजन भारत तथा किन देश के मध्य आयोजित किया गया था? तो उदार शक्ति सैन्य अभ्यास जो हुआ था भारत और किन देश के बीच में हुआ था? ऑप्शन देखिए, ऑस्ट्रेलिया है, ओमान है, मलेशिया है, जापान है। तो उदार शक्ति सैन्य अभ्यास जो भारत और मलेशिया के बीच में इसका आयोजन किया गया था, इसका आयोजन अगस्त 2022 ईस्वी में किया गया था। यह एक प्रकार का वायुसेना अभ्यास है। इसका आयोजन जो है 2022 में जो है मलेशिया में किया गया था। तो आप इसे भी याद रख सकते हैं। एक क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं अब। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2022 में भारत का स्थान कौन सा था? तो अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2022 में जो है भारत का स्थान 43वां था। ये जारी कौन करता है? तो ये जारी करता है यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स जारी करता है, यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स। पहला स्थान की बात करें तो यूएसए जो है इसमें पहला स्थान लिया है, यानी अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 41 देखिए, लीव नो वन बिहाइंड विषय के साथ 2022 में निम्नलिखित में से कौन सा दिवस मनाया गया? तो लीव नो वन बिहाइंड जो है किसका थीम है? तो ये खाद्य विश्व खाद्य दिवस का थीम है, विश्व खाद्य दिवस का थीम है। बात करें विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। बाकी बात करें विश्व पर्यटन दिवस, ये 27 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व रक्तदान दिवस 14 जून को मनाया जाता है। विश्व वन दिवस 21 मार्च को मनाया जाता है। आप इसे भी याद रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 देखिए, सालबुक वेटलैंड रिजर्व किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? देखिए, सालबुक वेटलैंड जो है इसे रामसर साइट में शामिल किया गया है। तो किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में है? तो ये जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, जम्मू कश्मीर में। बात करें कि 75वें आर्द्रभूमि स्थल के रूप में रामसर सूची में शामिल किया गया है इसे, सालबुक वेटलैंड रिजर्व को, जो जम्मू कश्मीर में है। आइए क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं। ये सब जो है करेंट का क्वेश्चन है, आप इसे भी देख, करेंट का भी क्वेश्चन स्टार्ट हो गया है। ठीक है, तो ये भारत सरकार ने 2000 करोड़ वैक्सीन का डोज का लक्ष्य कब तक प्राप्त किया? तो देखिए, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। भारत सरकार ने 2000 करोड़ वैक्सीन डोज का लक्ष्य कब तक प्राप्त कर लिया है? तो ये कोरोना के से संबंधित है, कोविड से। तो 2200 करोड़ जो है डोज का लक्ष्य जो है प्राप्त कर लिया है। ये 17 जुलाई 2022 को ये प्राप्त कर लिया है। बात करें इसकी शुरुआत की, कोविड टीकाकरण की शुरुआत की, इसकी शुरुआत हुआ था 16 जनवरी 2021 को, 16 जनवरी 2021 को इसका शुरुआत हुआ था। और 21 अक्टूबर 2021 को जो है 100 करोड़ डोज पड़ गया था। और 17 जुलाई 2022 को जो है टोटल 200 करोड़ जो है डोज पड़ गया था। 200 करोड़ पूछा जा रहा है, तो 100 करोड़ पूछता तो 21 अक्टूबर 2021 को, शुरुआत का बात करता तो 16 जनवरी 2021 से टीकाकरण का शुरुआत हो गया था कोविड-19 का। देखिए, क्वेश्चन नंबर 44 देखिए, वित्तीय वर्ष 2022-23 में कितने रोपवे परियोजना की शुरुआत करने की घोषणा की गई? तो रोपवे परियोजना जो है ये परियोजना सड़क परिवहन मंत्रालय, राजमार्ग मंत्रालय से संबंधित है। ठीक है, तो कितनी रोपवे परियोजना की जो है 2022-23 में शुरुआत की गई है? तो 8 परियोजना की। ठीक है, आप इसे याद रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं। तमिलनाडु सरकार ने किसके जन्मदिन को समानता दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की? तो समानता दिवस जो प्रतिवर्ष 14 अप्रैल को मनाया जाता है। इस दिन जो है डॉक्टर अंबेडकर का जन्मदिन के रूप में जो है समानता दिवस मनाया जाता है। डॉक्टर अंबेडकर का जन्मदिवस 14 अप्रैल को मनाया जाता है। उसी दिन समानता दिवस मनाने की घोषणा की है तमिलनाडु सरकार ने। आप इसे याद रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 देखिए, 23वां एससीओ शिखर सम्मेलन की मेजबानी वर्ष 2023 में किस देश के द्वारा किया जाएगा? तो 23वां एससीओ शिखर सम्मेलन का मेजबानी जो 2023 में जो है ये भारत के द्वारा इसका आयोजन किया जाएगा। अब बात करें 2022 में ये उज्बेकिस्तान में हुआ था। एससीओ में टोटल 9 देश हैं, आप इसे याद रख सकते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 47 काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। युवा 2.0 योजना की शुरुआत किस मंत्रालय द्वारा किया गया? तो युवा 2.0 की शुरुआत जो है किस मंत्रालय द्वारा किया गया था? ये शिक्षा मंत्रालय द्वारा किया गया है। ये है क्या? याद रख सकते हैं कि 30 वर्ष से कम आयु के लेखकों को प्रोत्साहन एवं परामर्श प्रदान करना जो है युवा 2.0 योजना है। किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था? शिक्षा मंत्रालय द्वारा। क्वेश्चन नंबर 48 देखिए, द इंडिया स्टोरी पुस्तक के लेखक कौन है? तो द इंडिया स्टोरी पुस्तक के लेखक जो है ये विमल जालान है। ये पूर्व आरबीआई के गवर्नर थे। क्वेश्चन नंबर 49 देखिए, भारत की खारे पानी से जलने वाली लालटेन का शुभारंभ किया गया, इसका नाम क्या था? तो भारत में जो है खारे पानी यानी समुद्र के पानी से जो है लालटेन जलाने का शुभारंभ किया गया था।
तो इसका नाम क्या रखा गया था? इसका नाम रोशनी रखा गया था, रोशनी। इसकी शुभारंभ कौन किया था? केंद्रीय मंत्री जो है जितेंद्र सिंह ने किया था। आप इसे भी नोट डाउन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर आइए 50 देखते हैं। निम्नलिखित में से किसके उत्पादन में उड़ीसा का स्थान प्रथम नहीं है? तो किसके उत्पादन में जो है उड़ीसा का स्थान जो प्रथम नहीं है? तो याद डायरेक्ट अब इसको याद रखिए, कोयला का जो है इसका प्रथम स्थान जो कोयले के उत्पादन में जो है ये छत्तीसगढ़ का है। बाकी बक्साइट, लोएक्स, क्रोमाइट ये इसका उत्पादन में जो है उड़ीसा प्रथम स्थान पे है। क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं। 51 देखिए, वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत का वृक्षावरण प्रतिशत क्या है? तो वन स्थिति रिपोर्ट 2021 में जो आया था इसके अनुसार जो भारत में कितने प्रतिशत भूभाग पे जो है वन है? तो इसको डायरेक्ट याद रखिएगा 2.91% पे। काफ़ी बार आया हुआ है क्वेश्चन सेट में, तो अब इसे याद रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 देखिए, सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2022 हेतु व्यक्तिगत श्रेणी में किसे चुना गया? तो व्यक्तिगत श्रेणी में जो है सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन का पुरस्कार किसे मिला था? तो इन्हें इसका नाम है विनोद वर्मा, विनोद वर्मा। और संस्थागत रूप से बात करें तो ये गुजरात आपदा प्रबंधन संस्थान को जो है सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 53 देखिए, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार बिहार में गरीबी का प्रतिशत क्या है? तो बिहार में जो है टोटल गरीबी का प्रतिशत कितना है? तो याद रखिएगा 51.91%। सबसे कम गरीब जो है केरल में है, और यह रिपोर्ट जारी करता है नीति आयोग जो है यह रिपोर्ट जारी करता है। क्वेश्चन नंबर अब 54 देखते हैं। यदि आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। क्वेश्चन नंबर 54 काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, क्रिकेट से रिलेटेड है। देखिए, आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2022 का विजेता कौन सा देश है? तो आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप का विजेता जो है 2022 में ये इंग्लैंड विजेता है। बात करें उप विजेता, तो उप विजेता पाकिस्तान था। पाकिस्तान को हरा के इंग्लैंड ने टी20 वर्ल्ड कप 2022 जीता है। इसका आयोजन की बात करें, टी20 वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन की बात करें तो इसका आयोजन ऑस्ट्रेलिया में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 55 देखिए, निम्नलिखित में से किसे संयुक्त राष्ट्र के जलवायु प्रमुख के रूप में चुना गया? तो किसे जो है संयुक्त राष्ट्र के रूप में जलवायु प्रमुख के रूप में चुना गया? तो इसे साइमन स्टील को चुना गया, साइमन स्टील को। आप इसे याद रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 देखिए, अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस जो है कब मनाया जाता है? तो 11 दिसंबर को जो है अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 57 देखिए, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2022 से किसे सम्मानित किया गया? तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड से 2022 में जो है किसे सम्मानित किया गया? इसे शरद कमल अंशता को सम्मानित किया गया। ये टेबल टेनिस खिलाड़ी है। बात करें मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड की शुरुआत हुआ था 1991-92 ईस्वी में, और यह अवार्ड जिसको दिया जाता है उसको 25 लाख की राशि दी जाती है, 25 लाख की। आप इसे याद रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 देखिए, पिंडार निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? तो पिंडार जो है निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी? ऑप्शन देख लीजिए, यमुना है, अलकनंदा है, भागीरथी है, मेघना है। तो पिंडार जो है अलकनंदा की सहायक नदी है। पिंडार जो है अलकनंदा में आके कर्णप्रयाग में मिलती है। आप इसे भी स्थान भी याद रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 देखिए, केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड का गठन किस वर्ष किया गया? ये काफ़ी बार आया हुआ क्वेश्चन सेट में। केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड का गठन जो किस वर्ष किया गया था? तो ये 1953 ईस्वी में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, प्रमुख एल्युमिनियम कंपनी नाल्को की स्थापना किस देश के सहयोग से किया गया? तो प्रमुख एल्युमिनियम कंपनी जो है नाल्को की स्थापना जो है किस देश की सहायता से किया गया? तो ये फ्रांस की सहायता से किया गया है। बात करें बाल्को कंपनी की स्थापना जो है ये रूस की सहायता से किया गया है। माल्को कंपनी की का स्थापना की बात करें तो ये इटली की सहायता से किया गया है। वेदांता कंपनी की बात करें तो ये जर्मनी की सहायता से किया गया है। हिंडुलाको कंपनी की बात करें तो ये यूएसए की सहायता से भारत में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 61 देखिए, भारत की जलीय या समुद्रीय सीमा के साथ कितने देश जुड़े हुए हैं? तो भारत की जलीय सीमा या समुद्री सीमा के साथ टोटल जो कितने देश जुड़े हुए हैं? तो टोटल 7 देश जुड़े हुए हैं। आप इसे याद रख सकते हैं, पाकिस्तान, मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड, इंडोनेशिया। ये 7 देश जो है जलीय या समुद्री मार्ग से भारत से जुड़ा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 62 देखिए, ग्रीनलैंड द्वीप स्थित है। तो ग्रीनलैंड द्वीप कहाँ पे स्थित है? तो ये आर्कटिक महासागर में स्थित है, आर्कटिक महासागर में। ठीक है, बात करें ये दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है। भारत का सबसे बड़ा द्वीप जो है मांजुली द्वीप है, जो असम में ब्रह्मपुत्रा नदी के किनारे है। देखिए एक क्वेश्चन काफ़ी बड़ा आता है कि न्यू गिनी द्वीप जो है किस महासागर में स्थित है? याद रखिएगा प्रशांत महासागर में ये द्वीप स्थित है। क्वेश्चन नंबर 63 देखिए, शिमला, मसूरी, मनाली आदि किस हिमालय का भाग है? तो शिमला, मसूरी, मनाली जो एक घूमने का जगह है तो किस हिमालय का भाग है? तो ये लघु हिमालय का भाग है। लघु हिमालय को ही हम मध्य हिमालय भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 देखिए, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 64,
भारत तथा म्यांमार को कौन सा दर्रा जोड़ता है? तो भारत और म्यांमार को जो है कौन सा दर्रा जो है जोड़ता है? तो ये तुजू दर्रा जोड़ता है। तुजू दर्रा जो है मणिपुर में है। मणिपुर और म्यांमार के बीच में जो है ये तुजू दर्रा जो है भारत और म्यांमार को जोड़ता है। तुजू दर्रा मणिपुर में है। क्वेश्चन नंबर 65 देखिए, राकापोशी पर्वत कहाँ स्थित है? तो राकापोशी पर्वत जो है कहाँ पे स्थित है? तो ये पाकिस्तान में स्थित है। बात करें इसकी ऊंचाई की तो 7,788 मीटर इसकी ऊंचाई है। 66 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा अपवर्तनांक का मात्रक है? तो अपवर्तनांक का मात्रक कुछ भी नहीं होता है, तो डायरेक्ट ऑप्शन नंबर डी होता है, इनमें से कोई नहीं। इसका कोई भी ऐसा मात्रक नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 67 देखिए, वोल्ट मीटर का उपयोग किसके मापन के लिए किया जाता है? तो वोल्ट मीटर का उपयोग जो है किसके मापन के लिए किया जाता है? तो विभवांतर के मापन के लिए किया जाता है। बात करें वोल्ट मीटर के आविष्कार का, तो इसका आविष्कार किया था हैंस अरस्टेड ने 1810 ईस्वी में इसका आविष्कार किया था। क्वेश्चन नंबर 68 देखते हैं। यदि आप लोग को वीडियो अच्छा लगा तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। देखिए 68, किसी गतिशील वस्तु की गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी किस पर निर्भर करता है? तो काइनेटिक एनर्जी का सूत्र होता है 1/2 mv²। m हो गया द्रव्यमान, v हो गया वेग। तो द्रव्यमान और वेग पे निर्भर करता है। तो ऑप्शन नंबर 1 ही है द्रव्यमान और वेग। आप इसे डायरेक्ट, ये साइंस का क्वेश्चन है, इसे डायरेक्ट याद रख सकते हैं, या सूत्र को याद रखिएगा तो आपसे ऑप्शन के अनुसार बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69 देखिए, न्यूटन के गति के प्रथम नियम को अन्य किस नियम से जाना जाता है? तो न्यूटन के गति के प्रथम नियम को जो है किस अन्य नाम से जाना जाता है? देखिए ऑप्शन देखिए, संवेग का नियम, गति का नियम, विस्थापन का नियम, जड़त्व का नियम। तो न्यूटन के प्रथम गति के नियम को जो है जड़त्व के नियम से भी जाना जाता है। बात करें द्वितीय नियम को जो है संवेग का नियम, उसके बाद थर्ड लॉ को जो है क्रिया प्रतिक्रिया नियम के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 70 देखिए, गुरुत्वीय त्वरण यानी स्मॉल जी का मान निम्न में से किस पर निर्भर नहीं करता है? तो स्मॉल जी का मान जो है किस पर निर्भर नहीं करता है? तो याद रखिए डायरेक्ट वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। जब कोई भी वस्तु को जो है ऊपर से गिराया जाता है, निर्वात में कोई माध्यम नहीं है, तो यदि एक वस्तु 5 kg का है तो दूसरा वस्तु यदि 1 kg का है, ठीक है, तो यदि कोई भी मीडियम नहीं है यहाँ पे, तो धरती पे जो है दोनों बराबर गिरेगा। तो द्रव्यमान पे जो है छोटी जी का मान निर्भर नहीं करता। यही पूछा जा रहा है, किस पर निर्भर नहीं करता है। आइए क्वेश्चन नंबर 71 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 71, यदि आपको इसका PDF चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। देखिए, यदि एक तरंग की आवृत्ति बढ़ती है तो इसकी तरंग दैर्ध्य पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है? तो एक तरंग का जो है आवृत्ति बढ़ती है यानी फ्रीक्वेंसी बढ़ती है तो इसका तरंग दैर्ध्य यानी वेवलेंथ पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है? तो ये घटती है, वेवलेंथ जो है घटती है। आप इसे याद रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 72 देखिए, किसी दर्पण की वक्रता की फोकस दूरी तथा त्रिज्या के बीच क्या संबंध है? देखिए है मेरा दर्पण, यहाँ पे जो है फोकस दूरी यहाँ r है, तो r और f ये दोनों बराबर होता है, ये और ये बराबर होता है, तो r बराबर हो जाएगा 2f। ठीक है, ये और ये बराबर होता है, r यहाँ टोटल डिस्टेंस हो जाएगा यहाँ पे, तो r बराबर 2f, तो r बराबर 2f यही पूछा जा रहा है। तो क्या संबंध है? तो r बराबर 2f। क्वेश्चन नंबर 73 देखिए, किसी माध्यम में प्रकाश किरणें के झुकाव को क्या कहा जाता है? तो देखिए प्रकाश जो है एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो यह झुकाव या दूर जाता है तो इसको क्या कहा जाता है? इसे अपवर्तन कहलाता है। काफ़ी बार आया हुआ है, छोटा सा क्वेश्चन ये, आप इतना समझ ही सकते हैं। क्वेश्चन नंबर, प्रतिरोधकता के व्युत्क्रम को क्या कहा जाता है? प्रतिरोधकता के व्युत्क्रम को जो है क्या कहा जाता है? इसे चालकता कहा जाता है, चालकता। क्वेश्चन नंबर 75 देखते हैं। देखिए, किस वैज्ञानिक ने यह सुझाव दिया था कि तत्वों के प्रतीक को तत्व के नाम के या 2 अक्षरों से बनाया जा सकता है? देखिए जैसे हीलियम है, हीलियम 2 अक्षर, तो ये He जो दिया था हीलियम पूरा लिखने का नहीं दिया था, ये छोटा लिखने का जो है 2 अक्षरों का लिखने का किस वैज्ञानिक ने इसका सुझाव दिया था? तो इसका सुझाव जो है बार्जिलियस ने दिया था, बार्जिलियस। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, बार्जिलियस। क्वेश्चन नंबर 76 देखिए, किसी परमाणु के नाभिक में मौजूद प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की कुल संख्याओं को किस रूप से जाना जाता है? तो किसी नाभिक में जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है, इसको टोटल कुल संख्या को जो किस नाम से जाना जाता है? तो इसे जो है द्रव्यमान संख्या से जाता है। उस परमाणु का द्रव्यमान संख्या जो है वही होता है, टोटल प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। क्वेश्चन नंबर 77 देखिए, ग्रेफाइट परमाणु में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? तो ग्रेफाइट में जो है परमाणु संयोजी की संख्या कितनी होती है? तो ये 4 होती है, क्योंकि ये कार्बन का अपरूप है। क्वेश्चन नंबर 78 देखिए, विसरण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो विसरण के संबंध में जो है कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो आइए देख लेते हैं सत्य नहीं है। देखिए पहले सत्य नहीं ही देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर 1 है, गैसों के विसरण को दर उनके आयतन पर निर्भर करती है। तो देखिए गैसों का विसरण जो है उनके दर के आयतन पर निर्भर करती है, तो यहाँ करती है, तो यहाँ पे होगा कि नहीं करती है। ठीक है,
ठीक है, तो ये कथन गलत हो गया। बाकी सही देख लेते हैं विसरण के संबंध में। देखिए, विसरण में कण उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गति करती है। सही है। गैसों की विसरण की दर ठोस और द्रव की तुलना में अधिक होती है, तो गैस में सबसे ज़्यादा होता है विसरण। उसके बाद विसरण केवल तभी संभव है जब पदार्थ के कण लगातार गतिमान अवस्था में हो। तो ये तीनों सही है, बाकी ये एक नंबर गलत है। क्वेश्चन नंबर 79 देखिए, क्षार के गुणों के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। तो कौन क्षार के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, तो ये जितना दिया हुआ है सभी कथन जो है सत्य है। देख लेते हैं। देखिए, क्षार जो है लाल लिटमस को नीला में बदल देता है। सही है। क्षार में कड़वा स्वाद होता है। सही है। क्षार विलयन में बिजली संचालित होता है। सही है। तो तीनों सही है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 80 देखिए, आधुनिक आवर्त श्रेणी के बाईं ओर स्थित एकमात्र गैस और धातु कौन सी है। तो बाईं ओर जो इधर है स्थित जो एकमात्र गैस जो है कौन सी धातु है, तो यह हाइड्रोजन है। पहला ही है हाइड्रोजन। ठीक है, तो हाइड्रोजन। क्वेश्चन नंबर 81 देखते हैं। देखिए, निम्न में से किसका उपयोग जल की अस्थायी कठोरता दूर करने के लिए किया जाता है। तो जल की अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। ऑप्शन देखिए, फिटकरी है, ब्लीचिंग पाउडर है, बेकिंग सोडा है, धवन सोडा है। तो इसका उपयोग धवन सोडा के रूप में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 82 देखिए, निम्नलिखित में से किसे पानी में घोलने पर जिप्सम में परिवर्तित हो जाता है। तो किसे पानी में घोलने पर जो है जिप्सम में परिवर्तित हो जाता है, तो ये इसका है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। ठीक है, आप इसे याद रखते हैं, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट को पानी में जब घोलते हैं तो ये जिप्सम बना देता है। क्वेश्चन नंबर 83 देखिए, स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस धातु को क्रोमियम के साथ मिलाया जाता है। क्रोमियम के साथ जो है स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए क्रोमियम के साथ जो मिलाया जाता है ये निकेल और लोहा को मिलाया जाता है, निकेल और लोहा को। क्वेश्चन नंबर 84 देखिए, निम्न में से कौन सा मकड़ियों का अध्ययन से संबंधित है। तो मकड़ियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो मकड़ियों के अध्ययन को जो है अर्निकोलॉजी कहते हैं, अर्निकोलॉजी। बात करें साइनोलॉजी को, ये कुत्ते का अध्ययन है, कुत्तों के अध्ययन को साइनोलॉजी कहते हैं। मधुमक्खियों के अध्ययन को एपिकोलॉजी कहते हैं। आर्कियोलॉजी जो है ये मानव संस्कृति विकास के अध्ययन को जो है आर्कियोलॉजी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 85 देखिए, देखिए पेशी ऊतक कितने प्रकार की होती है। तो पेशी ऊतक टोटल जो है 3 प्रकार की होती है। कौन कौन होती है, देखिए, रेखित पेशी ऊतक, आरेखित पेशी ऊतक, हृदय पेशी ऊतक। तो पेशी ऊतक जो है टोटल 3 प्रकार के होते हैं। क्वेश्चन नंबर 86 देखिए, एक ही प्रजाति की विभिन्न आबादियों के बीच की अनुवांशिक भिन्नता को क्या कहा जाता है। तो एक ही आबादी में जो है विभिन्न अनुवांशिक भिन्नता को जो है क्या कहा जाता है, तो ये अनुवांशिक विविधता कहा जाता है, अनुवांशिक विविधता। क्वेश्चन नंबर 87 देखिए, जंतुओं का सबसे बड़ा समूह कौन सा है। जो जंतुओं का सबसे बड़ा समूह जो है आर्थ्रोपोडा है। ठीक है, आर्थ्रोपोडा, ये जमीन जल वायु तीनों में रहता है, तो ये सबसे बड़ा है आर्थ्रोपोडा। क्वेश्चन नंबर 88 देखिए, स्तनधारियों के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं। तो स्तनधारियों के हृदय में जो है कितने प्रकोष्ठ होते हैं, ये 4 प्रकोष्ठ होते हैं। ठीक है, आइए आप क्वेश्चन नंबर 89 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 89 काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, सेब के फल में लाली का क्या कारण है। तो सेब का फल जो है लाल दिखाई देता है, इसका क्या कारण है, तो इसमें जो है एंथ्रोसाइनिन जो है नामक वर्णी पाया जाता है, इसी कारण सेब का रंग जो है लाल दिखाई पड़ता है। देखिए, टमाटर का रंग जो लाल दिखाई पड़ता है, इसमें लाइकोपीन नामक वर्णी पाया जाता है, जिसके कारण टमाटर लाल दिखाई देता है। पपीता में भी एक तरह से नामक वर्णी पाया जाता है, जिसको कहते हैं केरिका जेंथिन। ठीक है, और हल्दी में भी पाया जाता है जेंथोफिल। ठीक है, आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 90 देखिए, जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण भाग है। तो जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण भाग कौन सा है, तो इसे पुष्प कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 99 देखिए, 91 देखिए, ये सम्मिलित करने वाला है। देखिए, सबसे छोटा बीज, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, सबसे छोटा बीज आर्किड हो जाएगा। उसके सबसे छोटा गुणसूत्र सेवाल, सबसे छोटा पुष्प उल्फिया, सबसे छोटी कोशिका गिल्के सेप्टिंग, ये माइकोप्लाज्मा हो जाएगा। तो आप इसे रख सकते हैं, जब आपको इसका PDF मिलेगा तो आप इसे अच्छे से पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 92 देखिए, क्वेश्चन नंबर 92, निम्नलिखित में से किस समिति का संबंध मुद्रा आपूर्ति की अवधारणा से। तो निम्नलिखित में किस समिति का संबंध जो है मुद्रा आपूर्ति से संबंधित है। ऑप्शन देख लीजिए, YV रेड्डी समिति, उर्जित पटेल समिति, C रंगराजन समिति, मनमोहन सिंह समिति। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा YV रेड्डी समिति का जो है संबंध मुद्रा आपूर्ति से है। बात करें ये कब लाया गया था, 1998 में से प्रस्तुत किया गया था। क्वेश्चन नंबर 93 देखिए, रुपया की परिवर्तनीयता का क्या तात्पर्य है। तो रुपये की परिवर्तनीयता का क्या तात्पर्य है, तो इसका तात्पर्य है रुपये को अन्य मुद्रा में परिवर्तन करने हेतु अनुमति देना। क्वेश्चन नंबर 94 देखिए, किस वर्ष भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया था। तो किस वर्ष भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किया होता है, तो ये 1949 ईस्वी में किया गया था, 1 जनवरी 1949 ईस्वी को। बात करें RBI की स्थापना की, तो 1 अप्रैल 1935 ईस्वी में इसकी स्थापना किया गया था। आइए क्वेश्चन नंबर 95 देखते हैं। देखिए, 8 मूल उद्योगों के सूचकांक
में निम्न में से किसको सर्वाधिक महत्व दिया गया? तो 8 मूल उद्योग जो है उसमें से सबसे महत्वपूर्ण जो है किसको दिया गया है? तो ये रिफाइनरी उत्पाद को सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण दिया गया है। यहाँ से देखिए बात करते हैं, यहाँ से मैथ का क्वेश्चन शुरू हो जाता है। जब आपको इसका पीडीएफ मिलेगा तो इसे आप बनाने का प्रयास करेंगे। अब डायरेक्ट आपको आंसर बता देते हैं हम यहाँ पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 96 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 97 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 98 का देखते हैं, 98 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 99 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 100 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो आप इसे बनाने का प्रयास करिएगा। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट करके आप लोग जरूर बताएं। चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर दें। यदि आपका इसका पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इससे पहले टोटल 23 सेट अपलोड कर चुके हैं, तो आप यदि वो नहीं देखें तो आप देख सकते हैं। उसका भी प्लेलिस्ट का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप जाके देखिए, ताकि आपको कुछ ना कुछ सीखने के लिए मिला। आप लोग अपना फीडबैक जरूर दें कि कैसा लगता है मेरे द्वारा ये बनाया गया वीडियो। आप लोग चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर दें। चलिए थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।